11th फिजिक्स में जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, इसको बोलते हैं अपन मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के अंदर जो जो चैप्टर आपके आ जाएंगे, सबसे पहला तो आपका जो चैप्टर, आप ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिखा हुआ है ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो हम आज स्टार्ट करेंगे या आज सेकंड क्लास से स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद है आपका वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड चैप्टर है ये, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन आ जाएगा आपके। मोशन इन प्लेन के अंदर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, 11th क्लास है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आ जाएगा आपके सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ फिजिकल वर्ड जो आप बता रहे हैं, फिजिकल वर्ड एक्चुअली बेटा क्या है, फिजिकल वर्ड जो है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब उसमें बेसिक आपका बताया हुआ है, बेसिक ये बताया हुआ है कि फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है। ठीक है ना, बेसिक फोर्स कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिज्म है। तो उस चैप्टर में से ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये इंट्रोडक्शन है फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, उसकी मैं आपको थ्योरेटिकल बाद में शीट प्रोवाइड करा दूंगा, उसको सिर्फ आपको लर्न करना है। मेन जो फिजिक्स आपकी चालू होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ठीक है ना, तो आप भी, और देखो एक और बात मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, जैसे आप आज तक 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए हो, 10th क्लास तक हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जो आपको बुक्स दी होती है वो बुक्स को आप एज इट इज फॉलो करते हो। पर अगर आप यहाँ पर बुक उठा के देखोगे ना, जैसे 11th क्लास या 12th क्लास, तो 12th क्लास और 11th क्लास की जो बुक्स हैं, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी या मैथ्स, मैथ्स की बात अलग हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, तो बहुत सारा कंटेंट दिया होता है। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेटरी होती है ये बुक्स। हमको क्या करना है, उसमें से टॉपिक्स स्टडी करने, एज इट इज बुक को फॉलो नहीं करते। जैसे जो टीचर पढ़ा रहे हैं 7 8 10 साल से, उनको पता है कि कौन सा टॉपिक कब लेना है। अगर अपन एक एक को लेके चलेंगे ना तो ये सिलेबस ही नहीं करा सकता कोई, मतलब सिलेबस कराना ही पॉसिबल नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम वो कंटेंट उठाते हैं जो कि अपना इम्पोर्टेंट है और आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं भी आपको कंटेंट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, ये जो 11th में आप पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो तो ये टॉपिक के हिसाब से पढ़ा जाता है ना। तो इसी तरह से मैं टॉपिक्स पिक करूंगा, टॉपिक्स लेके आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको भी वैसे ही फॉलो करना है। जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वही वही आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, बुक्स में काफी सारा दे रखा है। ठीक है, एज इट इज वन बाय वन बुक फॉलो नहीं कर सकते अपन, है ना। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी, जो जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आप बस उसको फॉलो करना। ठीक है ना, तो ओके फिजिकल, सर। फिजिकल वर्ड क्या है, थ्योरेटिकल है, अपन उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको दे दूंगा उसके नोट्स, आप जस्ट उसको रीड आउट कर लेना। और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ पर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने जो इन्वेंशन किए थे वो बताया हुआ है, फिर बेसिक फोर्सेस बताए हुए हैं। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, उसमें ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अपन यहाँ थे तो ये जो भी चैप्टर चल रहे हैं ये आते हैं आपके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 के अंदर आएंगे ये। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ जाएगा, सबसे पहले अपन ये स्टडी करेंगे, फिर वन डायमेंशनल मोशन है, फिर मोशन इन प्लेन है। मोशन इन प्लेन के अंदर आपके प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। ठीक है, मोशन इन प्लेन के बाद इसी के अंदर ये जो फर्स्ट बुक है आपकी, फर्स्ट बुक में ही अगला जो चैप्टर आ जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। तो काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये। रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, रोटेशनल मोशन के बाद इसी में फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, इसमें वर्क एनर्जी पावर है। वर्क एनर्जी पावर अपन फोर्स के बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, देन वर्क एनर्जी पावर के बाद
वर्क एनर्जी पावर हो गया। वर्क एनर्जी पावर के बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है इसका, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो ऐसे करके आप देखें कितने चैप्टर हो गए इसके अंदर। वन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चैप्टर तो अपन के वॉल्यूम 1 में है, ठीक है। ये 7 चैप्टर है जो कि वॉल्यूम 1 में है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर अपन एक 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 लेके चलेंगे, उसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, तो सिलेबस कराना बहुत हार्ड है ना, बहुत ज़्यादा टेडियस है। तो हम वो टॉपिक्स स्टडी करते हैं जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है, आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इतने साल से, तो हमें मालूम है कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे अपन, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, फिर मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद आपके आ जाएगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर के बाद आ जाएगा ग्रेविटेशन, और वर्क एनर्जी पावर के बाद आ जाएगा रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन के बाद आएगा ग्रेविटेशन। तो ये सारे चैप्टर आपके आ जाएंगे वॉल्यूम 1 में। इसके बाद आएगी आपका वॉल्यूम 2, ठीक है। अच्छा, मैकेनिक्स का कौन कौन सा पोर्शन है, तो इसमें ये सारा जो पोर्शन आता है इसको मैकेनिक्स में ही बोला जाता है। ये सारा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा पोर्शन मैकेनिक्स से बोला जाता है, मैकेनिक्स में आता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फोर्स और उसके इफेक्ट की जो आप स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। जो फिजिक्स है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, देर आर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जैसे एक पार्ट आपने अभी देखा, ये क्या है, मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स के अलावा और आप पार्ट्स की बात करो तो एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो एक होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद एक पोर्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं उसको, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स ये हो गया। तो आप जो अभी 11th का जो सिलेबस है, 11th के सिलेबस में आपके मैकेनिक्स आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, ये ऑप्टिक्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, ये सब क्या आते हैं 12th क्लास में आते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का पोर्शन तो आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम 2 की, जो सेकंड बुक है आपकी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में कौन कौन से चैप्टर है, तो वॉल्यूम 2 में देखो आपके जो एक चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। इसमें आपका जाएगा मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये एक चैप्टर है आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाएगा। इसके अलावा आपके सेकंड चैप्टर इसी के अंदर आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर करके आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक जो है उसी के अंदर आपके थर्मोडायनेमिक्स का भी पोर्शन है, थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है सेकंड बुक में। थर्मोडायनेमिक्स के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं इसमें, 2 चैप्टर आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। इसके बाद आएगा केटीजी। केटीजी मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये वाला चैप्टर आ जाएगा आपके, ये भी सेकंड बुक में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देन जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर वो है ऑस्किलेशन एंड वेव्स, ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ऑस्किलेशन एंड वेव्स। तो ये सारे चैप्टर आपके वॉल्यूम 2 में आएंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चैप्टर की बात करें कि कितने चैप्टर हो गए अपने पास, तो 7 चैप्टर तो यहाँ हो गए, है ना। 2 चैप्टर इसके अंदर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर, 2 चैप्टर आपके थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, एक चैप्टर ये है, और 2 चैप्टर इधर है। तो 2 2 2 6 और 1 7 चैप्टर आपके वॉल्यूम 2 में आएंगे। तो टोटल मिला के फिजिक्स के अंदर जो है 14 चैप्टर हैं आपके 11th क्लास में। अब इस 14 चैप्टर में से बड़े चैप्टर कौन कौन से, लेंथी चैप्टर कौन से, तो देखो रोटेशनल मोशन जो है वो एक लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ऐसे यहाँ से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी लेंथी चैप्टर है इस वाली बुक में, फर्स्ट वाली बुक में। सेकंड वाली बुक में बात करें तो देखो, सेकंड वाली बुक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बड़ा चैप्टर है,
और ऑस्किलेशन एंड वेव्स, ये इसमें भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, ये भी बड़ा चैप्टर है। बाकी ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, यानी ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका ओवरव्यू है 11th क्लास की फिजिक्स का। तो फर्स्ट पार्ट जो आप स्टडी करोगे, तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट बुक के अंदर क्या आ रहा है, आपके मैकेनिक्स आ रहा है। सेकंड वाली बुक है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है कि नई है। और फर्स्ट वाली बुक के अंदर आपने 9th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी थी उससे मिलता जुलता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी 11th क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। 11th क्लास में आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए थोड़ा आपको मैथ्स आप अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। खाली अगर आप बोर्ड को आप ओनली बोर्ड ऐसा सोच रहे हो कि खाली सीबीएसई को नॉर्मल आप पढ़ना चाहते हो, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं 11th या 12th पास होने के लिए, है ना। पास तो बिना एग्जाम के भी हो रहे हैं यार लोग, जो सच सिचुएशन है करंट सिचुएशन। तो मोस्टली जो लोग साइंस ऑप्ट करते हैं, मोस्टली जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स को ऑप्ट करते हैं, उनका जो एम होता है वो एम होता है कंपटीशन देना, इंजीनियरिंग का कंपटीशन देना, जेई नीट, जेई देना, एडवांस देना या नीट देना। तो आप में से भी जिन लोगों ने इसको ऑप्ट किया है वो आगे जाके भले ही तैयारी कम हो ज़्यादा हो, चाहे प्रिपरेशन से दो या बिना प्रिपरेशन से, आगे जाके आप लोग एग्जाम तो दोगे ही सही इसका, ठीक है। तो हम भी जो स्टडी करेंगे, हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे कि टॉपिक को स्टडी करा और टॉपिक को स्टडी करके उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। फिर मैं आपको कुछ शीट्स वगैरह दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भी चैप्टर्स अपन स्टडी कर रहे हैं ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ाए थे। लास्ट ईयर जो क्लासें ली थी 11th की, उसमें भी ये पढ़ाए थे, तो उसके सारे वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसके भी मैं लिंक आप लोगों के साथ उस ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। साथ साथ जो भी लेक्चर अपन यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये वीडियो मैं वैसे भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, और स्कूल की जो अपनी स्कूल की जो ऐप है, स्कूल की ऐप पर भी ये वीडियो मिल जाएगा। प्लस ये जो नोट्स हैं आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, है ना। वो तो क्लास के बाद ही मैं थोड़े जैसे 2 बजे बाद आप लोगों को ये नोट्स भी अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। तो अभी समझ में आया आपको कितने चैप्टर क्या है, थोड़ा कुछ आइडिया हुआ क्या पढ़ने वाले हो आप लोग। आप यस सर। चैट बॉक्स में मैसेज कर यस सकते हो, सर। है ना, चैट बॉक्स ओपन है। तो एक बात माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना अपने, और वो बात ये ध्यान रखना कि सिलेबस जो है वो लेंथी है। पर जैसा मैंने लास्ट ईयर के बच्चों के साथ किया था, मैंने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो सारे पूरे करा दिए थे कंप्लीट। बहुत रेयरली होता है कि 11th में कोई पूरा कोर्स करा दे उस टाइम ड्यूरेशन में, पर मैंने ऑलमोस्ट सारा कोर्स करा दिया था, है ना। अगर आप लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनसे पूछोगे, अगर जिनको भी आप जानते हो जो अब 12th में जाएंगे, तो काफ़ी सारा कोर्स मैंने करा दिया था। अब होता क्या है कि जैसे आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए थे, है ना, 9th और 10th, आपने 8th से आप 9th और 10th में आए। तो आप जब 9th में एकदम सडनली जब आप 9th में आए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, है ना। चीज़ें चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ, टीचर चेंज हुआ, आपने नई चीज़ें सीखी, कुछ बच्चों ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी उसको कि यार अब इस तरीके से हमको ये अप्रोच लेके पढ़ना है। पहले हम सिर्फ साइंस पढ़ते थे, अब हमें साइंस की बुक में ये पता चला कि भाई साइंस के अंदर तो फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है कि नहीं। उस अप्रोच के साथ आपने 9th क्लास में स्टडी करी थी। फिर आप 10th में आए, 10th में क्योंकि आप 9th में अच्छे से 9th में आप लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसी चीजें होती है और इनको अपन को सेपरेटली स्टडी करना चाहिए। तो जब आप 10th में आए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। एक चीज और है कि 9th क्लास से पहले आपको सिंगल टीचर साइंस पढ़ाता था, है ना, एक ही टीचर साइंस पढ़ा देता था। जैसे ही आप 9th क्लास में आए आपने देखा कि यार ये तो अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब कि साइंस के अंदर हर एक जो पार्ट है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसको अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। यानी अगर कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो वो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है टीचर तो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी का एक्सपर्ट है। तो हमको भी इन चीज़ों को उसी सिंसियरिटी से पढ़ना है। तो आपने 9th में स्टडी करा तो 10th में आप लोग कंफर्टेबल हो गए कि हाँ ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। ऐसे ही अब आप कहाँ आ गए, 11th में 12th में आ गए। 11th में जब स्टूडेंट सडनली आता है तो देखो एक तो चीज क्या होगी, आप में से जिन जिन बच्चों की बायोलॉजी है, मैं अभी बीच में मैथ्स का भी लूंगा, पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट करा दूंगा आपको। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कराने के बाद मैं कुछ क्लासें लूंगा आपकी मैथ्स की, बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा जो कि फिजिक्स के काम आएगी आपके, ठीक है।
तो वैसे भी मेरे लेक्चर अपलोडेड है, पर फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लेके थोड़ा मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मैं आपको टिक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत टिक्नोमेट्री जो फिजिक्स में काम आती है, थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें, कुछ एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जो कि फिजिक्स में काम आते हैं। तो अभी चेंज, जैसे आप 8th से 9th में आए थे तो क्या चेंज हुआ था? चेंज ये हुआ था कि आपको पता चला कि यार साइंस में अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आप 11th में आए हो तो आप पता चला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या जिनके मैथ्स है उनके पास मैथ्स की इनकी पूरी बुक आ गई अलग अलग। फिजिक्स की पूरी बुक आ गई, और अलग से बुक आई, जो आई 2 बुक आ गई, है कि नहीं? बुक आई जो आई, और 2 बुक आ गई, है ना? तो अभी क्या होगा 11th में, मैं आपको पढ़ने का तरीका, स्टडी करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। आप क्या करो, टीचर को फॉलो करो, टीचर जो भी करा रहा है, ठीक है। जैसे आज मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, आज जो भी अपन स्टडी करेंगे उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे 2 बजे बाद 3 बजे तक। मैं आपको उस ग्रुप, जो अपन ने ग्रुप क्रिएट किया है, उस ग्रुप में ये सारे नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स मिले, नोट्स के साथ अगर कुछ असाइनमेंट मिला है तो वो असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको ज्यादा अपन को भागना नहीं है, हमें क्या करना है, जो भी हमने स्टडी करा है और उससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन अपन को दिए हैं असाइनमेंट में, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, उसको डेली बेसिस पे अपन को क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। फिर अगर आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कराए जाए, क्वेश्चंस से मतलब होता है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, ठीक है, पर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करोगे आप? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वहाँ एग्जाम में। तो अगर आपका विश होगा, अगर आप चाहोगे कि सर अच्छे न्यूमेरिकल कराओ और अच्छे कराओ, तो मैं वो भी कराऊंगा, पर इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जो आप लोग स्टूडेंट्स हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हमसे ले सकते हो। हम तो तैयार हैं। आप चैनल भी देख सकते हो, बहुत सारे उसमें HC वर्मा के भी सॉल्यूशन डले हुए हैं। तो बुक्स की कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन कराने की भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो ये चैप्टर्स हैं, है ना? और तो ऐसा करते हैं अपन अपना फर्स्ट जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये ओवरव्यू तो आपको दे ही दिया। कुछ भी रिलेटेड टू 11th क्लास आपको पूछ, सो द चैप्टर नेम इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी। पहला टॉपिक क्या स्टडी कर रहे हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटीज। जितना भी डिस्कस हो जाता है, फिर अपनी सेकंड क्लास भी है आज, तो उसमें मैं फिर स्टार्टिंग से करूंगा डिस्कस, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, और जहां तक अपन बात कर रहे हैं ओनली फिजिक्स के रेस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो आप, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज होती है क्वांटिटीज which can be measured, ठीक है। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आप ही लोग आंसर करना है इसका, कि हमने एक ब्लॉक लिया, इस तरह से एक ब्लॉक है, या कोई भी मास है, m मास है, ठीक है। इस m मास पे हमने लगाया F फोर्स लगा दिया। तो F फोर्स जैसे ही आप लगाओगे, तो F फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हो गई a। समझ में आ रहा है आपको? हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ जाएगी अपन को। तो हमने कहा कि भाई एक ब्लॉक है, आपकी टेबल देखो, आपकी टेबल पे बुक रखा होगा, पेन रखा होगा, या कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा। मोशन आएगा, नहीं आएगा? आप यस नो ये सब करते रहना चैट बॉक्स में, जब भी मैं यस सर। करूँ तो, ठीक है। तो आप फोर्स लगाओगे तो उसमें मोशन आएगा। तो ये तो एक हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल एक्शन। इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल एक्शन। ये जो है छोटा सा अपन ने एक्टिविटी करी, इसको बोलेंगे फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में क्या करा, आपकी टेबल पे मान लो कोई भी सामान रखा था, उस सामान में आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से उसके अंदर मोशन हो गया, ठीक है। तो सेम डायग्राम यहाँ पर बनाया। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो आपने फिजिकल एक्शन करा है,
ये जो आपने फिजिकल एक्शन करा है, आप ऐसा करो, इस फिजिकल एक्शन को मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताओ। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, कैसे लिख सकते हो इक्वेशन की फॉर्म में? बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, कैसे लिखोगे, कौन सर सी? एफ इजिकल टू एम है। एफ इजिकल टू एम है, बहुत आसान है। एफ इजिकल टू क्या लिखोगे, एम है। तो आपने, यस सर। है ना, बहुत इजी है देखो। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को आसानी से समझना, कभी भी दिमाग में ये बात मत लाना कि कठिन है, कठिन कुछ भी, हार्ड कुछ भी नहीं। आप देखना कि होते होते सारे चैप्टर हो जाएंगे, आपको समझ में भी आएंगे। पर दिमाग में ये कभी भी डाउट मत रखना कि चीजें कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप बस सीखते जाओगे तो कुछ भी कठिन नहीं। अभी देखो कितनी आसानी से आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ जाएगी। तो देखो, आपने आपकी टेबल पे कुछ भी रखा हुआ था, उसको पुश करा या पुल करा तो उसके अंदर मोशन आया। पुश और पुल जो है वो फोर्स के टाइप है, तो आपने फोर्स लगाया, एम मास की वो बॉडी होगी, ए एक्सेलरेशन हो गया। तो आपने उस फिजिकल एक्शन को क्या करा, एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक इक्वेशन की फॉर्म में उस फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट जब अपन करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। समझ में आ गया? टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल एक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी रिक्वायर्ड सम क्वांटिटीज एंड दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। है कि नहीं आसान? किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एग्जाम्पल बताओ फिजिकल क्वांटिटीज का, बोलो क्या एग्जाम्पल है? फोर्स लिख सकता हूँ मैं, फोर्स, मास मास, मास लिख सकता एक्सीलरेशन। हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। अगर मान लो फोर्स लगाने से इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, फोर्स लगाने से इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हो गया नहीं हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो एक एफ एस। वर्क भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। हो गई। मान लो ये जो मैंने वर्क है ये टी टाइम के लिए करा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर वर्क भी अपॉन टाइम। फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो यस सर। फिजिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूले आपको याद आ रहे हो, फिजिक्स में जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हो, 9th क्लास में लिखे हो, जैसे आपने वेव की वेलोसिटी जो थी, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा होगा आपने, v इज इक्वल टू एन लेमडा। एन क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी होती है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। v क्या होती है, स्पीड होती है। तो ये भी आपने इक्वेशन की फॉर्म में बताया, तो v स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एन जो फ्रीक्वेंसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, वेवलेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से देर आर all the equations whatever you studied in physics or you are going to study in physics, जो भी इक्वेशन आपके दिमाग में आ रही है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी क्वांटिटी है, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया नहीं आया? आया? ठीक है, फिजिकल यस क्वांटिटी यस क्या सर। सर। होती है, वो सारी क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे ये आपने एग्जांपल्स लिख दिया। अब बात क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो होती है, ये सारा मैं रिपीट करूंगा अभी जब अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं ये सारा वापस फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी टाइम जो है वो थोड़ा कम टाइम है ना, तो इस वजह से। तो देखो, आप फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर दो टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं, पहली जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। और सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। दो टाइप होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो कैसे होता है ये, तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे हमने कहा कि मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम, ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ, सब सब फिजिक्स में, जो भी आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ो, मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी में कोई सा भी फॉर्मूला, जैसे आपने पढ़ा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो इसमें आई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू भी फिजिकल क्वांटिटी है, टी भी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई सा भी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसमें वी पोटेंशियल जो है ये भी। तो फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला आपको याद आ रहे हो, वो सारे फॉर्मूलेज में जो क्वांटिटीज लिखी हुई है,
वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है बेसिक क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें रिटर्न में भी आपको बता दूंगा। बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि किन्हीं और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें किन्हीं और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये टोटल होती है 7, जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें किन्हीं और क्वांटिटी से बनाया नहीं जा सकता या डिराइव नहीं किया जा सकता। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जिन्हें कि फंडामेंटल क्वांटिटी से या बेसिक क्वांटिटी से बनाया जाता है। जैसे कि स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करो आप, स्पीड का फॉर्मूला आप सबको आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस क्या, लेंथ है, डिस्टेंस क्या, लेंथ है, और नीचे आपका टाइम आ रहा है। तो आप देखो, लेंथ और टाइम क्या है, बेसिक क्वांटिटी। लेंथ एंड टाइम आर द बेसिक क्वांटिटी, और लेंथ और टाइम का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं। समझ रहे हो बात को, लेंथ और टाइम जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब यह है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें कि किन्हीं दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनाया जा सकता, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे और कोई फॉर्मूला देखो आप, फोर्स, फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू, आपने बताया क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर मास क्या हो गया आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और एक्सेलरेशन जो होता है वो किसका रेशियो होता है, लेंथ, लेंथ डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, यही होता है ना, जो यूनिट निकालते हो आप, यस सर। या यस अपन, सर। या अपन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें, तो फॉर्मूला लिख देते हैं अपन यहाँ पर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता टाइम इंटरवल। है ना। और यस वेल, सर। ठीक है, और आपको मालूम है यूनिट क्या होती है इसकी, एक्सेलरेशन की, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर जो है, मीटर में किसको मेजर करते हैं अपन, लेंथ को मेजर करते हैं, और सेकंड में किसको मेजर करते हैं अपन, टाइम को मेजर करते हैं। यानी लेंथ और टाइम मिलकर, लेंथ और टाइम मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेलरेशन बनाते हैं। टाइम का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेलरेशन। तो आप देखो जो फोर्स है